गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेज। इस चैप्टर में एंटर होने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं रिगार्डिंग द रिस्क। कंसेप्ट ये है कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, nobody knows what will happen in the next moment, and due to this uncertainty of the future, there are always some chances of occurring losses in the business. The possibility of loss in the business is called the business risk. यानी कि हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हर वक्त ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा। देर आर ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, या यूँ कह लो कि अनफेवरेबल अक्रेंसेस जो हमारे फेवर में नहीं है, ऐसी घटनाएं घटने के चांसेस पॉसिबिलिटी रहती है, एंड दैट पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड द बिजनेस रिस्क। अकॉर्डिंग टू व्हीलर, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अक्रेंसेस। रिस्क लॉस होने का चांस है, एंड इट इज़ द पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है एक कि कोई अनफेवरेबल घटना घट जाए आपके बिजनेस में। अनफेवरेबल का मतलब जो आपकी फेवर की नहीं है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब इसके साथ हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आइए बात करते हैं रिस्क, बिजनेस रिस्क के नेचर या इसके फीचर्स की। नेचर और फीचर्स एक ही बात है, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे हम लोग। पहला नेचर या पहली फीचर है बिजनेस रिस्क की, दैट रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, अनिश्चित है हमारा भविष्य। सो ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी, nobody knows what will happen in the next moment, so the risk is the result of uncertain। अगर हमें पता ही हो, अगर एक बिजनेसमैन को पहले से पता लग जाए कि उसके गोडाउन में आग लगने वाली है, तो डेफिनेटली वो गोडाउन से माल को बाहर निकाल लेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है तो उसे लॉस हो जाता है। ठीक है ना। सो रिस्क किस चीज़ का रिजल्ट है? रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं का परिणाम है रिस्क। नेक्स्ट है रिस्क इज अनअवॉइडेबल। रिस्क इज अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का मतलब होता है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनअवॉइडेबल का मतलब यहाँ पे ये भी है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग अनसर्टेनिटी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि फ्यूचर अनसर्टेन है। एक आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी कि होनी को कौन टाल सकता है। मतलब जो घटना घटेगी, घटनी है, वो घट के रहेगी, वो होके रहेगी, तो आप उसे टाल नहीं सकते, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। रीज़न बिहाइंड दैट, रीज़न है अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की अनिश्चितता उसका मेन कारण है। तो रिस्क इज अनअवॉइडेबल। रिस्क हमेशा अनअवॉइडेबल रहता है, आप इसे टाल नहीं सकते हैं। हाँ, रिस्क अनअवॉइडेबल ज़रूर है, लेकिन इसकी डिग्री को रिड्यूस किया जा सकता है, इसके होने वाले नुकसान को हम लोग कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आग लगने से रोक नहीं सकते अपने गोडाउन्स में पड़े माल को, अपने चोरी होने से रोक नहीं सकते अपने तिजोरी में पड़े पैसों को। अगर होना है तो वो होंगे, लेकिन हाँ, बाय टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी आप उसको, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट फीचर है डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। कितना रिस्क रहेगा, कम या ज़्यादा, वो डिपेंड करेगा, ये डिग्री डिपेंड करेगी आपके साइज ऑफ बिजनेस पे। अगर बिजनेस आपका बहुत बड़ा है, वेरीज का मतलब वेरी करती है, मतलब डिफरेंट बिजनेस पे डिफरेंट रिस्क रहता है, तो डिपेंड करेगा साइज पे। अगर साइज छोटा है बिजनेस का, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें कैपिटल भी छोटी लगी हो, कम कैपिटल इन्वेस्ट की होगी आपने, तो बिजनेस रिस्क कम रहेगा। यानी कि पूरा बिजनेस अगर डूब जाए, तो अगर कैपिटल छोटा बिजनेस है तो कम कैपिटल लगी है, तो कम बिजनेस, कम रिस्क रहेगा। अगर बिजनेस बड़ा है तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड, तो वहाँ पे रिस्क की कैपेसिटी बढ़ जाती है, रिस्क की डिग्री बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, इनाम, रिवार्ड। क्या मिला आपको? एक पर्सन जॉब करता है तो उसको कंसिडरेशन के रूप में मिलती है सैलरी। एक पर्सन मजदूरी करता है तो उसको कंसिडरेशन के रूप में मिलती है वेजेस, मजदूरी मिलती है। तो अब जो ओनर है बिजनेस का, उसने रिस्क लिया, बिजनेस करके बिजनेस में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, तो रिस्क लिया, तो उस रिस्क को लेने के बदले में उसको रिवार्ड क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट। यानी कि
रिस्क लेने का रिवार्ड प्रॉफिट होता है। एक इकोनॉमिक्स की बहुत फेमस कोट है इकोनॉमिक्स में, द कोट इज़ मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट फीचर है रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर डिपेंड करेगा कि रिस्क क्या रहेगा बिजनेस में। टू टाइप्स का नेचर रहता है बिजनेस का। एक होता है आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं मतलब खरीद और बेच, तो रिस्क फैक्टर कम रहता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं यानी कि रॉ मटेरियल परचेज करके उसे फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि लेबर फोर्स ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, मशीनरी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा होता है, मशीन मटेरियल मनी सब कुछ ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो डिपेंड करेगा कि आपके बिज़नेस का नेचर क्या है। नेचर बताएगा आपको कि रिस्क कितना रहेगा किसी बिज़नेस पे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। टॉपिक है हमारा नेक्स्ट कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या कारण रहेंगे बिजनेस रिस्क के, किन किन कारणों से बिजनेस रिस्क हमें बियर करना पड़ता है एक बिजनेसमैन को। मेजर जो कॉज हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। पहला है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज को समझने के लिए सिंपल सी बात है। नेचुरल कॉज मतलब विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन, जो इंसान की लिमिट से परे है, जिसपे विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, दीज आर कॉल्ड द नेचुरल कॉज, प्राकृतिक कारण। टाइप्स देखिए इसके। सीजनल चेंजेस जैसे कि स्ट्रॉम, फ्लड, ड्रॉट, स्नोफॉल, फायर, तूफान आ गया, ठीक है, कोई बाढ़ आ गई, बाढ़ के बाद ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ गया, स्नोफॉल, आग लग गई, फायर, ठीक है, ये सब चीज़ें सीजनल चेंजेस। इन पे विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन पे एक पर्सन, एक इंसान जो है वो कंट्रोल इनको अवॉइड नहीं कर सकता है, इन सीजनल चेंजेस को। ये नेचुरल कॉज है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल चेंजेस। ये भी कारण बनते हैं बिजनेस रिस्क के। जैसे फ्लड की बात है यहाँ पे मैं कर रहा था कि आपने गोडाउन्स के अंदर माल रखा हुआ है, लाखों रुपए का माल है, आपका गुड्स पड़ी हुई है, और एकदम से बाढ़ आ जाती है, रातों रात पूरा पानी भर गया पूरे शहर में, तो आपका माल ख़राब हो जाएगा। इसी तरह स्ट्रॉम है, स्नोफॉल है, फायर, ड्रॉट, ये सब कारण बन सकते हैं। फिर बात करेंगे जियोलॉजिकल चेंजेस की। जियोलॉजिकल चेंजेस मतलब धरती के जो अंदर, धरती के नीचे होने वाले चेंजेस हैं। जैसे कि मेजर है अर्थक्वेक, भूकंप आने से आपको जो नुकसान हो सकता है उसे आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल। नेक्स्ट है अदर नेचुरल कैलामिटीज़। अदर नेचुरल कैलामिटीज़ मतलब लाइटनिंग, जैसे बिजली गिर जाना, एडवर्स इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर एकदम से ठंड पड़ जाना, एकदम से ओले गिर जाना, एकदम से अत्यधिक गर्मी पड़ जाना, ऐसा कुछ। लोवेस्ट अटैक, जैसे टिड्डी दल अटैक कर देता है, खड़ी फसलों को ख़राब कर देता है, वो अभी कुछ दिन पहले हुआ भी था। तो ये चेंजेस हैं, ये नेचुरल कॉजेज़ हैं। नेचुरल कॉजेज़ पे हमारा कोई भी बस नहीं चलता है, एक ह्यूमन बीइंग का बस नहीं चलता है। तो इन कॉजेज़ के कारण बिजनेस रिस्क हमेशा रहता है। आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन कॉज को। ह्यूमन कॉज क्या है? ह्यूमन कॉज विच आर बोर्न आउट ऑफ द केयरलेसनेस एंड डिसऑनेस्टी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये कहाँ से अराइज होते हैं? दीज आर अराइज ड्यू टू द केयरलेसनेस, लापरवाही, डिसऑनेस्टी, बेईमानी जब की जाती है ह्यूमन बींग्स द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, तब ह्यूमन कॉज अराइजेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्पेशेंस। इम्पेशेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब जल्दबाजी में किए गए कार्य। ह्यूमन बींग्स द्वारा कई काम ऐसे होते हैं, एकदम से गलत डिसीजन ले लिया, या जल्दबाजी में कोई काम किया तो उससे टूट फूट हो गई। मशीन में काम करते वक्त जल्दबाजी में काम किया, या रॉ मटेरियल का यूज़ करते वक्त उसका मिस यूज़ कर दिया इम्पेशेंटली। ठीक है। लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी एक कारण बनते हैं। हम पढ़ रहे हैं विच आर बोर्न आउट ऑफ द केयरलेसनेस, डिसऑनेस्टी, इम्पेशेंस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन बींग। इंटेलिजेंसी की जहाँ कमी पाई जाएगी ह्यूमन बींग में, वहाँ पे ह्यूमन कॉजेज क्रिएट हो जाएगा और बिजनेस रिस्क बन जाएगा। लैक ऑफ इंटेलिजेंसी का मतलब आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं कि आज बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, या आप कोई ऐसा गलत डिसीजन ले लेते हैं लैक ऑफ इंटेलिजेंसी के कारण, जिसका नुकसान बिजनेस को भरना पड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिसऑनेस्टी बाय द
अब हम बात कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। ह्यूमन कॉजेज़ को हम लोग 4 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डिसऑनेस्टी बाय द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का मतलब कर्मचारी जो फैक्ट्रीज़ में, ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर वो डिसऑनेस्ट हो जाए, मतलब बेईमानी अगर वो दिखाएं, डिसऑनेस्टी बाय द एम्प्लॉयज़। अगर एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर बेईमानी दिखाता है, जस्ट लाइक स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स और स्टार्ट स्टीलिंग मनी, चुराने लग जाए चीज़ों को, पैसों को, तो बिजनेस रिस्क ऑटोमेटिकली बन जाएगा वहाँ पे। डिसऑनेस्टी बाय द कस्टमर्स। अगर कस्टमर भी डिसऑनेस्टी दिखाना शुरू कर दे, मतलब बेईमानी दिखाना शुरू कर दे। कस्टमर बेईमानी कैसे दिखाएगा? जैसे कि जानबूझकर आपने उसे गुड्स बेचा उधार में, क्रेडिट सेल किया आपने, एंड ही डेलिबरेटली रिफ्यूज टू गिव द पेमेंट। उसने पेमेंट देने से मना कर दिया। सो डिसऑनेस्टी तो कस्टमर के कारण बिजनेस को लॉस हो गया, क्योंकि उसकी रिकवरी नहीं हो पाई पैसे की। फिर है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल, और लॉकआउट का मतलब तालाबंदी हो गया। वर्कर्स ने गुस्से में आकर या किसी कारण से हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाने शुरू कर दिए और स्ट्राइक कर दी, तालाबंदी कर दी, लॉकआउट कर दिया। तो कुछ दिन भी अगर फैक्ट्री बंद रही, एक दिन भी फैक्ट्री अगर बंद रही, तो उसका नुकसान बिजनेस को सहना पड़ेगा। वर्किंग केयरलेसली। वर्किंग केयरलेसली का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे हम लोग यहाँ पॉइंट पढ़ रहे थे कि केयरलेसनेस, लापरवाही। अगर एक वर्कर फैक्ट्री में मतलब काम करने के दौरान बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो बीड़ी पीने के दौरान उसने बीड़ी जो है जितनी पीनी थी, उसके बाद उसको बीड़ी को फेंक दिया। वो अनलकीली वो बीड़ी में जो अगर थोड़ी सी भी आग रह गई और उसने पास पड़े हुए रॉ मटेरियल को ने उस आग को पकड़ लिया, तो वहाँ पे एक फायर क्रिएट हो सकती है और उस आग लगने के कारण लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो ये केयरलेसली वर्किंग है बाय द ह्यूमन बींग्स। तो ये रहेंगे कॉजेज ड्यू टू द ह्यूमन बींग। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज। ये थर्ड पे आ गए हम लोग। इकोनॉमिक कॉजेज में यहाँ पे क्या आएगा? द कॉजेज ड्यू टू द चेंजेस टेक प्लेस इन द मार्केट। जो मार्केट में चेंजेस होने के कारण कॉजेज होते हैं, जो रिस्क क्रिएट करते हैं बिजनेस के लिए, दैट आर कॉल्ड द इकोनॉमिक कॉजेज। पहला है चेंज इन फैशन। फैशन में चेंज आने के कारण रिस्क हो सकता है। मान लीजिए एक मूवी आई, उसमें आमिर खान ने एक कैप पहननी शुरू कर दी। लोगों को कैप बहुत पसंद आई और उसकी डिमांड हो गई, तो आपकी फैक्ट्री में कैप बनानी शुरू कर दी, है ना। एकदम से आपने मान लीजिए 500 कैप्स बनाई और 500 कैप्स एक ही दिन में बिक गई, क्योंकि डिमांड थी, मूवी चल रही थी। आपने उस डिमांड को देखते हुए 5000 कैप बना दी। हुआ क्या कि अभी 1000 कैप मान लीजिए और बिक गई। उसके बाद एकदम से उसी हीरो की या किसी और हीरो की नई मूवी आ गई, उसमें कैप का डिज़ाइन बदल गया। डिपेंड करता है कि फैशन क्या है। ये जो फैशन है, टेस्ट ऑफ द कस्टमर है, ये चेंज होता रहता है टाइम बीइंग। तो आपकी जो कैप्स आपने बनाई थी वो सब वेस्ट हो जाएंगी, वो नहीं सॉर्ट आउट हो पाएंगी, वो सेल नहीं हो पाएंगी अब, क्योंकि फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन प्राइसेस। ये इकोनॉमिक कॉजेज बना। चेंज इन प्राइसेस। चेंज इन प्राइसेस का यहाँ पे क्या है? द इकोनॉमिक रिस्क इज आल्सो क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस इन द मार्केट। मार्केट में जो प्राइसेस की फ्लक्चुएशन रहती हैं, उस कारण भी इकोनॉमिक कॉजेज क्रिएट हो जाते हैं। आपने मंदी और तेजी के बारे में सुना होगा, है ना। तो मंदी में जो क्या होता है कि अगर आप रेट नहीं घटा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट का, वो गुड्स आपकी नहीं बिकेगी, क्योंकि मार्केट में बायर नहीं है। तो ये कारण रहेगा इकोनॉमिक कॉजेज का। तो वहाँ पे बिजनेस के लिए रिस्क क्रिएट हो जाता है। आपने एक चीज़ महंगी खरीदी है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसी चीज़ की 100 रुपीज़ है सपोज, बट मार्केट में इतनी ज़्यादा मंदी है कि वो चीज़ आपकी 70 रुपीज़ की बिक रही है। तो यू आर हैविंग ए हैवी लॉस ऑफ 30 पर यूनिट ड्यू टू द इकोनॉमिक चेंजेस इन द मार्केट। फिर है इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन ये है कि आपका जो कंपटीटर है, एक साथ लगती दुकान सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो आप बेच रहे हैं। आप मान लीजिए आपका कपड़े का काम है, तो साथ लगती दुकान का भी कपड़े का काम है, या फिर आप कपड़े की मार्केट में ही बैठे हैं, सामने वाले कपड़े की शॉप ने बैनर लगा दिया कि 20% डिस्काउंट, तो ऑब्वियस है कस्टमर जो है वहाँ पे मूव करेगा। और अगर किसी और ने 40% डिस्काउंट का बैनर लगा दिया तो कस्टमर वहाँ मूव करेगा। तो इफेक्ट ऑफ कंपटीशन भी इफेक्ट करता है आपकी सेल को, और वो आपके लिए रिस्क क्रिएट कर देता है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन के कारण इसीलिए हम लोग कंपटीशन का ध्यान रखते हैं, इसीलिए हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं इकोनॉमिक कॉजेज के कारण।
ताकि मार्केट में स्टेबल रह सकें, टिके रह सकें। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द कस्टमर्स। कई शॉपकीपर क्या करते हैं, कस्टमर को डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटीज़ लाइक आप गए हैं तो आपको ठंडा पानी मिला पीने के लिए, कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक। इसके अलावा अगर फैमिली गई है किसी शॉप में बिजनेस खरीदारी के लिए, तो फैमिली मेम्बर्स के लिए, जैसे बच्चों के लिए वहाँ पे कुछ सॉफ्ट टॉयज़ रख दिए, कुछ झूले वगैरह छोटे से रख दिए, छोटा बहुत गेम का पैटर्न रख दिया, और जेंट्स के लिए वहाँ पे मैगजीन्स, नॉवेल्स या म्यूज़िक सिस्टम रख दिया। तो अगर ऐसी फैसिलिटीज़ कुछ शॉप के प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे, और आप नहीं कर रहे हैं, तो ड्यू टू द इकोनॉमिक कॉजेज यू फेस सम लॉसेस, दैट इज़ द रिस्क फॉर द बिजनेस। अगर आप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई अदर जो शॉपकीपर प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको फिर से कंपटीशन फेस करना पड़ेगा रिगार्डिंग दैट मैटर। ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो उस चीज़ को फिर लाइक करना शुरू कर देता है, जहाँ वो नहीं मिल रहा है उसको डिसलाइक हो जाता है। लास्ट है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में देखिए, नेचुरल की बात हम करते हैं, डैमेज ऑफ पेरिशेबल थिंग्स। आपने पेरिशेबल थिंग्स मतलब वो थिंग्स जो वो चीज़ें जो जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं, दूध, मक्खन, एग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीज़ें हैं आपके पास, अगर दिन भर नहीं बिक पाई तो शाम तक वैसे ही ख़राब हो जाएंगी। आपको उनको या तो फेंकना पड़ेगा या फिर मंदी में, मतलब बहुत सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो ये नेचुरल कॉजेज़ हैं अदर कॉजेज़ के अंदर। इसके अलावा वियर एंड टीयर ऑफ मशीन्स। मशीन में टूट फूट होती रहती है, काम के दौरान मशीनों में स्पेयर पार्ट घिसते हैं, टूट फूट होती रहती है, वो भी आपका एक तरह से नेचुरल कॉजेज़ है। उस पर भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ता है टाइमली। इसके अलावा टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेंड। नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही हैं, उस टेक्नोलॉजी आने के कारण मशीनों में बार बार चेंजेस होते हैं, बदलाव होते रहते हैं, है ना। तो आपकी जो पुरानी मशीन है वो ख़राब, बेकार हो जाती हैं, वो ऑब्सोलेंस के कारण, आउटडेटेड जिसे बोलते हैं हम लोग, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती हैं, उनका यूज़ नहीं रहता। मतलब मशीन पड़ी है बट किसी काम नहीं आ रही है। टाइपराइटर कोई यूज़ नहीं करता। टाइपराइटर्स की अगर मैं बात करूँ, आपके ऑफिस में, अगर आपके ऑफिस में 20 टाइपराइटर पड़े थे, पहले काम लेते थे आप टाइपराइटर से, अब उनको कोई यूज़ नहीं करता, बिकॉज कंप्यूटर का टाइम है। ठीक है ना, ये ऑब्सोलेंस का एग्जांपल है। मैकेनिकल कॉजेज, बस्टिंग ऑफ ए बॉयलर। आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एकदम से बॉयलर हीट हुआ और ब्लास्ट कर गया, वहाँ पे कुछ मजदूर लोग जो काम कर रहे थे वो भी इंजरी हुई उनको, वहाँ पे वो भी इंजर्ड हो गए, और कुछ ब्लास्ट हुआ तो वो भी नुकसान है अपने आप में। तो ये मैकेनिकल कॉजेज़ के कारण हो सकता है, प्रॉपर ढंग से केयर नहीं की गई उसकी। मैनेजरल कॉजेज़, इनएफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर। ये भी मैनेजरल एक कॉजेज़ बनता है रिस्क का, कि इनएफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर इनएफिशिएंट है, वो डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाया, उसने पॉलिसी नहीं बनाई ढंग से, प्लानिंग नहीं कर पाया ढंग से, स्टाफ को साथ लेके काम नहीं कर पाया, और इन मैनेजर की इनएफिशिएंसी के कारण वो फिर से वही पॉइंट आ जाते हैं कि हाँ, स्ट्राइक हो जाती है, लॉकआउट हो जाते हैं। तो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क, जिनके कारण बिजनेस को रिस्क सहना पड़ता है। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।